गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, तनु घोल का नियम। जिस तरह से जब आप 11th क्लास में थे और वहां स्टेट्स ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था चैप्टर में पढ़े थे आदर्श गैस का नियम। तो आदर्श गैस के नियम में दो तीन नियम को गैसेस लॉ को मिलाकर बनाया गया था। वैसे ही यहाँ पर तनु घोल का नियम वॉन हॉफ नामक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें भी दो तीन लॉ को सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें कि वॉन हॉफ ने सर्वप्रथम तनु घोल के नियम और आदर्श गैस के नियम के बीच संबंध प्रदर्शित किया और इससे संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला तनु घोल का प्रथम नियम कहलाता है और दूसरा तनु घोल का द्वितीय नियम। वॉन हॉफ वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कुछ साइंटिस्टों के नाम को अपने नाम के आगे ऐड कर दिया। ये उनके सम्मान के लिए इन्होंने ऐसा किया। जैसे द लॉ ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन में जो फर्स्ट लॉ है तनु घोल का प्रथम नियम, इसका दूसरा नाम बॉयल-वॉन-हॉफ लॉ, यानी कि बॉयल-वॉन-हॉफ लॉ ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, बॉयल-वॉन-हॉफ के तनु घोल का नियम भी कहा जाता है। यानी कि रॉबर्ट बॉयल नामक साइंटिस्ट के सम्मान में इन्होंने अपने नाम के आगे उनका नाम ऐड कर दिया। बॉयल-वॉन-हॉफ के तनु घोल का नियम भी ये कहलाता है तनु घोल का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या स्टेटमेंट सामने आता है, जरा समझा जाए। ऐसे थोड़ा सा और आपको बता दें कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन, इसका भी दूसरा नाम है गेल-लुसाक-वॉन-हॉफ लॉ। गेल-लुसाक-वॉन-हॉफ लॉ, वॉन-हॉफ ने अपने नाम के आगे गेल-लुसाक नामक साइंटिस्ट का नाम ऐड कर दिया, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बॉयल्स लॉ पर आधारित था फर्स्ट लॉ, और सेकेंड लॉ जो है वो गेल-लुसाक लॉ पर आधारित था। इन्होंने इन साइंटिस्टों के सम्मान में अपने नाम के आगे इन साइंटिस्टों का नाम ऐड कर दिया। तो देखते हैं तनु घोल का प्रथम नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर किसी तनु घोल का पराशर दाब यानी पाई या पी तनु घोल के सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी पाई समानुपाती क्या होता है, सी। और जो तनु घोल का द्वितीय नियम है वो क्या कह रहा है कि नियत सांद्रता वाले तनु घोल का पराशर दाब यानी कि पाई हमेशा उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी परम ताप यानी T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये था आपका इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 एवं 2 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों को एक में सम्मिलित किया जाए तो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, Ct। और अब पाई ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ Ct। और इस तरह से आपका पराशरण दाब का सूत्र सामने आ गया, पाई बराबर CRT, जहां C है सांद्रता, R है गैसीय स्थिरांक और T है टेम्परेचर ताप, यानी R नियतांक है वेयर R इक्वल कांस्टेंट। और अब यहाँ पाई आप जानते हैं पराशरण दाब होता है, C सांद्रता और R गैसीय स्थिरांक या स्थिरांक भी कह सकते हैं या मोलर गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। और अब बात करते हैं हम सांद्रता का। आप सभी लोग जानते हैं कि सांद्रता बराबर मोल की संख्या बटा में आयतन, यानी जिस तरह से जिस अंदाज में आप घनत्व बराबर जानते हैं क्या
प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, घनत्व। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसी तरह सांद्रता बराबर, याद रखिए, प्रति एकांक आयतन में जितना मोल होता है उसे कहते हैं सांद्रता, यानी कि N/V। तो हम इस C के मान को इस पाई के समीकरण में पुटअप करने जा रहे हैं। तो पुटअप करते ही क्या मिला, जरा देखा जाए। C की जगह पर N/V आ गया, N/V RT। और इस तरफ हमें फाइनल समीकरण प्राप्त हुआ, पाई V बराबर nRT। आपको बता दें कि ये वैसे ही आपको समझ में आएगा जैसे आदर्श गैस समीकरण में आया था, PV बराबर nRT। तो पाई V बराबर nRT कहिए या PV बराबर nRT। अगर आप परासरण दाब को P से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको PV बराबर nRT भी कह सकते हैं। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, ये बल्कि है 3 और ये हो गया आपका 4। तो इस तरह से परासरण दाब का सूत्र C पाई बराबर CRT और पाई V बराबर nRT। अब हम यहीं पर आप लोग को अवाष्पशील घुलने के अणुभार की गणना कैसे की जाती है बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान दिया जाए। अभी तुरंत आया पाई V बराबर nRT आया या PV बराबर nRT। तो यहाँ पाई V बराबर nRT या PV बराबर nRT दोनों लिख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अवाष्पशील घुलने का अणुभार। तो अवाष्पशील घुलने का अणुभार, ये अणुभार आपको क्या प्रेशर में मिलेगा, कि वॉल्यूम में मिलेगा, कि मोल में मिलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अणुभार मोल की संख्या मिल सकता है, क्योंकि मोल की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अणुभार आता है। तो यहाँ पर मोल की संख्या में ही आपको अणुभार मिल सकता है। और आप जानते हैं कि मोल की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अणुभार, और यहीं से निकल कर आपके सामने आ गया अणुभार Ma। और यहाँ Ma बराबर यहाँ आ जाएगा और Ma अवाष्पशील घुलने का अणुभार आपके सामने आ गया। आपको बता दें कि हम लोग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज कंप्लीट किए। कल से प्रॉब्लम का क्लास होगा ये परासरण दाब का। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म का मेन लक्ष्य यही था, अवाष्पशील घुलने के अणुभार की गणना। तो 4 सूत्र हम लोग के पास है अणुभार निकालने का, अवाष्पशील घुलने का अणुभार निकालने का। एक वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की सहायता से, दूसरा क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से, तीसरा हिमांक के अवनमन की सहायता से, और ये चौथा परासरण दाब की सहायता से। तो ये वास्तव में अणुभार के निर्धारण के लिए ही तनु घोल के अनुसंध गुणधर्म का निर्धारण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास, तनु घोल का नियम, जिसमें आप जाने कि इसके अंतर्गत 2 नियम होता है, एक प्रथम घोल का तनु घोल का प्रथम नियम और एक तनु घोल का द्वितीय नियम। प्रथम नियम बॉयल के द्वारा, बॉयल से मिलता जुलता, बॉयल्स लॉ से मिलता जुलता है, और द्वितीय नियम जो है गैल-लुसाक लॉ से मिलता जुलता है। इसलिए वॉन हॉफ नामक साइंटिस्ट ने इनके सम्मान में इस नियम को बॉयल-वॉन-हॉफ के तनु घोल का नियम भी कहा। और इस नियम का दूसरा नाम है गैल-लुसाक लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस तरह से प्रथम नियम से हमें मिला कि परासरण दाब
सांद्रता के समानुपाती होती है, और द्वितीय नियम से मिला कि परासरण दाब जो है वो परम ताप के समानुपाती होती है। दोनों को एक में सम्मिलित किए तो पाई समानुपाती सी लिया गया, और यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटते ही कांस्टेंट आर, यहाँ आर नियतांक है, और अब इसको अरेंज कर लिए। पाई बराबर CRT, जहां पाई परासरण दाब है, सी सांद्रता है, आर स्थिरांक है और टी ताप। अगर सांद्रता बराबर मोल की संख्या बटा आयतन n/v होता है तो आप समझ सकते हैं पाई बराबर n/v 8, और अब यहाँ v को यहाँ ले गए तो पाई भी बराबर nRT। जस्ट लाइक आदर्श गैस समीकरण जैसा ये मिलता जुलता दिख रहा है, वास्तव में वैसे ही है। PV बराबर nRT समीकरण भी इसको कह सकते हैं, और पाई भी बराबर nRT। और अब अवाष्पशील घुल्ले के अणु भार की गणना हमने यहाँ किया। अवाष्पशील घुल्ले के अणु भार की गणना, ये नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया कि पाई भी बराबर nRT लिया, जिसमें m इक्वल मोल की संख्या था, दिए गए भार बटा में अणु भार, तो यहाँ यही है अवाष्पशील घुल्ले का अणु भार, इसको हमने यहाँ लाया और ये बटा में चला गया, और इस तरह से ये तनु घोल का नियम समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, परासरण दाब, परासरण, विपरीत परासरण का विचार और तनु घोल का नियम अच्छी तरह समझ में आया हो। हमने अभी हाल ही में टेस्ट का भी अरेंजमेंट किया था, जो एक अलग ढंग का टेस्ट था। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आगे कभी हम टेस्ट ले तो आप पूरी तरह से तैयार रहें। थैंक यू।